दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार स्वास्थ्य विभाग में 13,813 पदों पर बहाली होने वाली है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बहुत जल्द नर्स की यानी कि ANM की 8,853 पदों पर बहाली की जाएगी, जबकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4,050 पदों पर बहाली होगी। आपको बता दूं कि इन पदों पर भर्ती को लेकर के बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आगामी 3 महीने के अंदर अलग अलग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इन पदों पर सभी नियुक्तियों का काम 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए जो भी लोग इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि भर्ती से संबंधित कभी भी नोटिस जारी किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, दरभंगा, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों में आधी कीमत पर ट्रैक्टर समेत कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार के सभी जिलों में खेती करने वाले किसानों को कृषि यंत्र की खरीदी पर सरकार द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा। अलग अलग कृषि यंत्र पर अनुदान की राशि भी अलग अलग निर्धारित किया गया है। आपको बता दो कि इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक यंत्रों के खरीद के लिए प्रेरित किया जाएगा और आधुनिक तकनीक से खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों के पैदावार में भी वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जब बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत सीड ड्रिल पर अनुदान की राशि 5% अधिक यानी कि 80% है, जबकि बचे हुए 4 उपकरणों पर किसानों को 75% की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बोधगया और राजगीर में पुलिस अब नीली जैकेट में दिखाई देगी। इससे पर्यटकों को सूचना और मदद लेने में आसानी होगी। खबर के अनुसार बोधगया और राजगीर में फिलहाल छोटे स्तर पर पर्यटन पुलिस की शुरुआत की गई है, लेकिन आने वाले समय में पर्यटन पुलिस पूरी तरीके से क्रियाशील हो जाएगा और वो नीली जैकेट में दिखाई देगा। इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार के DGP SK सिंघल ने पटना में स्थित पुलिस मुख्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन पुलिस में जवानों और अधिकारियों की जल्द नियुक्ति करने की भी निर्देश दिए हैं। जल्द से जल्द बिहार में पर्यटन पुलिस की तैनाती की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार अभी बिहार के बोधगया और राजगीर में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्यटन पुलिस बहाल करने का फैसला किया गया है। आपको बता दो कि बिहार के इन 2 शहरों में सबसे ज़्यादा पर्यटक दूसरे देश से आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। उस योजना का लाभ उठा करके आप बिहार में मछली पालन कर सकते हैं और मछली पालन करके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यह खबर के अनुसार पटना, जमुई, नालंदा, लखीसराय समेत किसी भी जिले में अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर आप सरकारी अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। नीतीश सरकार बिहार में मछली पालन के लिए तालाब के निर्माण पर 90% तक सब्सिडी दे रही है। इतना ही नहीं, मछली बेचने के लिए गाड़ी और आइस बॉक्स खरीदने पर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। आप चाहे तो इसका लाभ लेकर के मछली पालन कर सकते हैं। बिहार में बहुत सारे लोग मछली पालन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण बिहार मछली उत्पादन में 4थे नंबर पर पहुंच गया है। मिली जानकारी के अनुसार साल 2007-8 में बिहार में 2,88,000 टन सालाना मछली उत्पादन होता था, लेकिन नीतीश सरकार द्वारा मछली पालन को दी गई प्रोत्साहन राशि से साल 2020-21 में मछली उत्पादन बढ़कर के 7,62,000 टन हो गया है। लेकिन नीतीश सरकार द्वारा मछली पालकों को दी गई प्रोत्साहन राशि से साल 2020-21 में मछली उत्पादन बढ़कर के 7,62,000 टन हो गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जहां वहीं पटना, बक्सर समेत 30 जिलों में भी आंधी बारिश व वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी में भारी बारिश की संभावना जताई है, जहां अगले 24 घंटे के अंदर इन जिलों में आंधी तूफान भी आ सकता है। वहीं पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, दरभंगा, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल में भी आंधी तूफान के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों तक बिहार में बारिश और फिर वज्रपात होने की संभावना है। इसलिए लोगों से खराब मौसम के दौरान घर में रहने की अपील की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 3 साल में 3,92,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। जब खास बात यह है कि भारत के इन नागरिकों ने 120 देशों की नागरिकता हासिल की है, जहाँ इनमें से सबसे ज़्यादा 1,70,000 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। जब केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी है। इतना ही नहीं, इस दौरान 48 नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने भारत छोड़ करके पाकिस्तान की नागरिकता ले ली है। जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया है कि विदेश मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जिन लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है वे 120 देशों में नागरिकता ली है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपनी निजी वजह से भारत की नागरिकता छोड़ दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी कि बियाडा की जमीन की लीज राशि पर राज्य सरकार 20 से 80% तक छूट देगी। जय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की राज्य बैठक में इसे मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट की राशि प्रति एकड़ 7 करोड़ रुपए तक होगी। उद्यमियों के लिए बियाडा की जमीन लीज पर लेना अब आसान हो जाएगा। बिहार कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बैठक के बाद कहा है कि बियाडा उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन 90 साल तक लीज पर देती है। अभी जमीन के रेट MVR के आधार पर है। अब राज्य सरकार बिहार के 54 औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की लीज पर 20 से 80% तक की छूट देगी, ताकि उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए सस्ती दर पर जमीन मिल सकेगी। इससे बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आने से आर्थिक विकास होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत 33 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दी है। जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिहार में पिछले 24 घंटे में कुल 1,30,473 सैंपलों की कोरोना जाँच हुई है, जिनमें से 324 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 2376 हो गई है। इस दौरान 548 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। आपको बता दूं कि पटना में सबसे अधिक 130 और मुजफ्फरपुर में 24 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि पूर्णिया में 12, सहरसा में 16, सारण में 10, भागलपुर में 12, गया में 11, खगड़िया में 10, रोहतास में 9, सुपौल में 8, मधुबनी में 7, जमुई में और जहानाबाद में 7 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। जानकारी की माने तो फिर पिछले 24 दिनों से बिहार में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी जिलों में अलर्ट पर है। साथ ही साथ लोगों को सावधानी बरतने तथा अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सूखे के हालात को देखते हुए नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि पटना, भागलपुर, समस्तीपुर, नालंदा समेत बिहार के सभी किसानों को डीजल अनुदान दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में नीतीश सरकार ने किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है, डीजल अनुदान देने का फैसला किया है। इस अनुदान से किसानों को राहत मिलेगी और किसान खेतों में धान को रोपने के लिए डीजल अनुदान का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 60 रुपए का अनुदान मिलेगा। खरीफ फसलों के लिए 1 एकड़ में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुसार कुल 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के निर्देश दे दिया गया है। जब वहीं बिचरा बचाने एवं जूट की 2 सिंचाई के लिए किसानों को 1200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान का लाभ दिया जाएगा, जबकि धान, मक्का और खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी आदि के लिए अधिकतम 3 सिंचाई तक 1800 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों में 100 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के पंचायत राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में 100 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने के लिए 55,48,74,182 रुपये आवंटित किए गए हैं। जिला परिषद के द्वारा इस केंद्र को बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि एक भवन पर 55,48,147 रुपये खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाने के लिए जिलावार, स्थलवार सूची, मॉडल, डिजाइन और डीपीआर उपलब्ध कराया गया है। बहुत जल्द निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि बिहार में स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए स्वास्थ्य सेक्टर ग्रांट में भारत सरकार ने करोड़ों रुपए उपलब्ध कराए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बस से सफर करने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवहन विभाग ने बिहार से यूपी और ओडिशा के लिए नई बसें चलाने का फैसला किया है। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार परिवहन विभाग बिहार के अलग अलग शहरों से यूपी और ओडिशा से अलग अलग शहरों के लिए कई रूटों पर सरकारी और प्राइवेट बसों को चलाने की तैयारी में है। इसको लेकर के बस संचालकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दूं कि जो भी बस संचालक इस रूट पर बस चलाना चाहते हैं वे 24 जुलाई तक ऑनलाइन और 25 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जहां आवेदन मिलने के बाद परिवहन विभाग 26 जुलाई को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर समय सारणी जारी करेगा और फिर बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 4 जिले ऐसे हैं जहां 5 से 8% रोपनी हुई है। वहीं मुंगेर, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा समेत कई जिलों में धान की रोपनी 15 से 20% हुई है। यह खबर के अनुसार अगर अगले एक सप्ताह तक बिहार में बारिश नहीं होती तो फिर इस साल जबरदस्त अकाल पड़ने के संकेत आ रहे थे। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 जुलाई के बाद बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दूं कि बिहार के कई जिलों में 50% की धान की रोपनी हुई है। जहां समस्तीपुर में अब तक सिर्फ 16% ही धान की रोपनी हुई है। वहीं सीतामढ़ी में 21 और दरभंगा में अब तक 30% ही रोपनी हुई है। जबकि मुंगेर में तो धान की बुआई भी शुरू नहीं हुई है। कृषि विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इस साल धान की रोपनी का लक्ष्य 35,12,023 हेक्टेयर में है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण मात्र 7,97,086 हेक्टेयर में रोपनी का ही लक्ष्य पाया जा सका है। जहां पानी की कमी से खेतों में दरारें पड़ गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी चाहे जितनी भी मिलती हो, लेकिन मुख्यमंत्री और विधायकों को सैलरी और भत्ते भरपूर मिलते हैं। इन्हें सैलरी के साथ साथ पेंशन की भी सुविधा मिलती है और कई तरह के सरकारी लाभ दिए जाते हैं। जब बिहार में एक विधायक को हर माह करीब 1,35,000 सैलरी मिलती है, जब पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद को 35,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन मिलती है। अगर कोई विधायक एक बार चुनाव जीत जाता है तो फिर 1 साल विधायक रहता है तो उन्हें जीवन भर पेंशन का लाभ मिलता है। साथ ही साथ इनके पेंशन में हर साल 3-3 हज़ार रुपये की वृद्धि होती है। जब बिहार में एक विधायक को गाड़ी खरीदने के लिए एडवांस के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि निजी सहायक के लिए 30,000 रुपये। वहीं ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा के लिए हर साल 3 लाख रुपए मिलते हैं। इन्हें मेडिकल की भी फ्री सुविधा मिलती है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2,15,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, आवासीय सुविधा, बिजली और फोन की भी सुविधा, यात्रा भत्ता समेत और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 690 किलोमीटर लंबा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जब केंद्र सरकार ने 6 से 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। खबर के अनुसार ये एक्सप्रेसवे बिहार के मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई, बांका आदि जिलों में होकर के झारखंड के सरैया हाट, नौना हाट, देवघर, दुमका से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ होकर के हल्दिया पोर्ट तक जाएगी। आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण होने से बिहार के कई जिलों की किस्मत बदल जाएगी। यहाँ बिजनेस, व्यापार करने वाले लोगों को माल की ढुलाई में आसानी होगी तथा इस एक्सप्रेसवे से कोलकाता के हल्दिया पोर्ट तक आवागमन सुगम हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 54,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दूं कि सर्वे और डीपीआर बनने के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार के किस किस जिले से, किस स्थल से गुजरेगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गया में बिजली की ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है, जहां गलत तरीके से बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा रहा है। खबर के अनुसार एसबीपीडीसीएल के सहायक अभियंता अनिल भारती ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिजली चोरी करने को लेकर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कई लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, वहीं सभी पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दूं कि गया में बिजली चोरी करने वाले 11 जिलों पर कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग की टीम ने 5,22,200 रुपये जुर्माना वसूला गया है। आपको बता दूं कि गया जिले के कई इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज समेत 5 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने इन जिलों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार आज बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। वहीं इन 5 जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात होने की भी आशंका नजर आ रही है। आपको बता दूं कि बिहार के इन जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात के भी आसार हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि खराब मौसम के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और बड़े बड़े पेड़ पौधे और फिर बिजली के तार से बिल्कुल दूर रहें। जब मौसम विभाग की माने तो बिहार में मानसून का सिस्टम एक्टिव होने लगा है। इससे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज के साथ साथ बिहार के अन्य जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 21 जुलाई से यानी कि आज से सभी जिलों में भारी बारिश होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के भागलपुर, अरवल, औरंगाबाद, सारण समेत 12 जिले भीषण सूखे की चपेट में आ गए हैं। बारिश नहीं होने से किसानों के हालात खराब होती जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के अररिया और किशनगंज जिले को छोड़ दिया जाए तो फिर बिहार के सभी 36 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, जिसके कारण बिहार में अकाल पड़ने का खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए बिहार सरकार भी अलर्ट हो गई है। आपको बता दूं कि सावन माह में कड़ाके की धूप होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कई किसानों ने अभी तक धान की रोपनी नहीं की है। जिन किसानों की रोपनी हो गई है वे किसान रोपे हुए धान को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश ना होने की वजह से धान सूख रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के अरवल में 73%, औरंगाबाद में 70%, शेखपुरा में 72%, शिवहर में 70% कम बारिश हुई है। इससे इन जिलों की मुश्किल सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। ये जिले भीषण सूखे की चपेट में हैं। बिहार के जिन 12 जिलों में सबसे कम बारिश हुई है वह अरवल, औरंगाबाद, शेखपुरा, शिवहर, सारण, लखीसराय, नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर, गोपालगंज और नालंदा, यानी कि इन जिलों में इस साल 2022 में सबसे कम बारिश हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर, गया समेत अन्य शहरों में तेल के भाव आज जारी कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी कर दिया है, जहां आज उसी नए रेट से पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाएगी। खबर के अनुसार आज बिहार के भागलपुर, पूर्णिया, गया और मुजफ्फरपुर समेत अधिकतर शहरों में तेल के दाम स्थिर हैं, जबकि पटना समेत कई शहरों में इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए आप घर से निकले तो फिर पहले पेट्रोल डीजल का नया रेट चेक कर लें। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जिसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। जहां हालांकि अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार के कई बड़े फैसले से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, बक्सर समेत बिहार के सभी जिलों में दही, लस्सी, घी, मटर महंगा हो गया है। जहां 18 जुलाई से ही जीएसटी लागू होने की वजह से सुधा ब्रांड का दही, लस्सी और घी, दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। खबर के अनुसार 18 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार ने पैक्ड दही, लस्सी और घी पर 5% जीएसटी लगा दिया है, जिसके कारण इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 22 जुलाई से लोगों को नई दरों पर पैक्ड दही, लस्सी और घी मिलेगा। आपको बता दूं कि जीएसटी की नई दरें लागू होने से सुधा के 1 किलो प्लेन दही पर 10 रुपये तो 1 किलो घी पर 60 रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं बटर की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर के बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, मुंगेर समेत बिहार के सभी जिलों के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निकल संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार वर्तमान समय में राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या 9150 है। सरकार इसकी संख्या में 10 से 12% सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ नए सब्जेक्ट को भी शामिल करने की तैयारी की जा रही है। वहीं बिहार के
कुछ चुनिंदा पॉलिटेक्निकल संस्थानों में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने फूड प्रोसेसिंग विषय में 60 सीटें बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्द इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल बिहार के 44 सरकारी पॉलिटेक्निकल संस्थानों में सीटों की कुल संख्या 11,200 है। वहीं बिहार के 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मुताबिक अगले साल से इसकी सीटें बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फुलवारीशरीफ केस के तार अब मोतिहारी से जुड़ गए हैं। जांच पड़ताल के बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के दस्ते ने इसी कड़ी में असगर अली नाम के शख्स को अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि दबोचा गया व्यक्ति मदरसा के टीचर हैं। NIA की टीम ने मंगलवार की देर रात ढाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत केदारनगर मोहब्बतपुर में स्थित एक मदरसा के 24 साल के युवा शिक्षक असगर अली को दिन भर पूछताछ के बाद देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तार युवक रक्सौल अनुमंडल के पलवना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाज सिसवनिया गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि असगर अली ढाका बाजार में स्थित जामे मस्जिद परिसर में मस्जिद के नायाब इमाम मुफ्ती नेसार के कमरे में रहता था। इसके कमरों में NIA की टीम ने छापेमारी करके कई उर्दू की किताबें सहित एक डायरी बरामद की है। असगर के साथ मदरसा के 2 अन्य मौलानाओं को भी टीम पूछताछ के लिए थाना ले आई थी, जिन्हें पूछताछ के बाद रात में ही छोड़ दिया गया। जिस मदरसा से असगर की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम मदर मारिया निस्वा बताया जाता है। इस मदरसा की स्थापना 1 जनवरी 2013 में की गई थी। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। इसी बीच नवादा से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां एक नवविवाहिता दंपत्ति को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। पत्नी 19 साल की रजनी है जबकि उनके पति 23 साल के गुड्डू है। मामले को लेकर के लड़की ने बताया है कि उसके घरवाले किसी बुजुर्ग से उसकी शादी करना चाहते थे। अंत में लड़की ने अपने प्रेमी से शादी कर ली। मामला कादरगंज OP क्षेत्र के बेरमी गाँव का है। दोनों की शादी के बाद लड़की के घर वाले लड़के की हत्या करना चाहते थे। दरअसल रजनी और गुड्डू के बीच 1 साल से अफेयर चल रहा था, यानी कि प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बावजूद लड़की के घर वाले शादी का विरोध कर रहे थे। जब परिवार वाले ने उनकी शादी नहीं कराई तो फिर दोनों ने एक मंदिर में जाकर के शादी रचा ली। इसके बाद दोनों कोर्ट मैरिज भी की। रजनी ने बताया है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे परिवार वालों ने पति को नवादा के सोभिया मंदिर से अगवा कर लिया। बड़ी मुश्किल से मेरे पति उनके चंगुल से भाग करने के लिए, लेकिन अब वे लोग हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। लड़की ने परिवार के कई सदस्य के नाम भी लिए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक पर कोर्ट में सुनवाई के बाद ससुराल वालों पर जम करके हमला बोला है। जब फेसबुक पर लाइव आकर के तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनके ससुराल वाले उन्हें और उनके परिवार को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं, जहां उनसे करोड़ों रुपए की मांग की जा रही है। लालू परिवार को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। तेज प्रताप यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ज़्यादा प्रताड़ित किया गया तो फिर वे चुप नहीं बैठेंगे और सबकी पोल खोल देंगे। जब करीब 7.25 मिनट के फेसबुक लाइव में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनके पिता लालू यादव की तबीयत खराब है, वे अस्पताल में भर्ती है, उन्हें भी बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उनकी मां राबड़ी देवी से मारपीट हुई, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई। जब बहन भाइयों और पिता को अपशब्द कहे गए। बीते 4 साल से वे अपमान झेल रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वे ऐश्वर्या राय से तलाक के मामले को कोर्ट के जरिए ही खत्म करना चाहते हैं, जब उन्हें न्याय प्रक्रिया और अदालत पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। तेज प्रताप यादव ने चेतावनी दी है कि अगर उनके परिवार को और परेशान किया गया तो फिर वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि उनके पास 1000 क्लिप और वीडियो है, अगर वे चाहे तो फिर ससुराल वालों को बदनाम कर सकते हैं, मगर ये आपसी मामला है, इसलिए इसका सार्वजनिक तमाशा नहीं बढ़ना चाहिए। मगर ज़्यादा हुआ तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय JDU नेता चंद्रिका राय की बेटी है। जब दोनों की शादी 2018 में हुई थी, मगर उसके बाद से ही उनके बीच अनबन रही। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि मानसून को भी प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि किसी राज्य में बारिश इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि वहां बाढ़ आ जा रही है, तो किसी राज्य में सामान्य से भी कम बरसात हो रही है। उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र जैसे राज्य भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्य सामान्य से भी कम बारिश के कारण परेशान है। जहाँ उत्तराखंड की स्थिति तो ऐसी है
कि वहां सामान्य से कम बारिश का आंकड़ा 50% को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसपास 21 जुलाई को एक बार फिर से मानसून ट्रफ बना रहेगा। जब मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 दिनों में बारिश के आसार हैं। हालांकि पुराने माने को देखें तो फिर लगता है कि इस बार मानसून अपनी मनमौजी चाल में चल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग के ऐसे कई पूर्वानुमान बीते दिनों फेल साबित हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों के डीलरों के कमीशन और परिवहन की राशि में वृद्धि कर दी है। जब बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। जब मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। जब मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया है कि परिवहन के लिए पीडीएस डीलरों को 32 रुपए की केंद्रीय सहायता मिलती थी, जिसे बढ़ाकर के 35 रुपए कर दिया गया है। साथ ही डीलरों को केंद्रीय सहायता एवं राज्यांश की राशि से 35 रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर के 45 रुपए कर दिए गए हैं। इस फैसले से डीलरों का कमीशन प्रति क्विंटल 90 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार सभी मदों में केंद्रीय सहायता और राज्यांश की कुल दर 188 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर के 211 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने पुलों की देखभाल के लिए योजना तैयार की है। इसमें नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। अब बिहार के पुलों की सेहत की देखरेख अब ऑनलाइन किया जाएगा। नई तकनीक के तहत अब स्क्रीन पर यह सूचना उपलब्ध होगी कि पुल के पाया में किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, या सुपर स्ट्रक्चर में किस तरीके की समस्या आ रही है और रेलिंग कब तक चलेगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि जल्द ही ये सब कुछ मुख्यालय के स्तर पर देख पाना संभव हो जाएगा। सरकार पुलों की देखभाल के लिए नई तकनीक को प्रयोग में लाने की योजना बनाई जा रही थी। पुलों की सेहत पर नजर रखने को बन रही ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पर कई वर्षों से काम चल रहा था। अब ऐसी संभावना है कि अगस्त में यह प्रयास सफल हो जाएगा। नई योजना में यह व्यवस्था की गई है कि पुलों की सेहत की पूरी तरीके से स्कैन करके उसकी जानकारी मुख्यालय में बने नियंत्रण कक्ष को स्क्रीन पर मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि श्रावणी मेले को लेकर के कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में कांवड़ियों का जत्था बाबा धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन 105 किलोमीटर लंबे इस यात्रा में कुछ कांवड़ियां अलग तरीके से अपने सफर कर रहे हैं। ऐसा ही एक कांवड़िया संघ है मारूफगंज पटना सिटी की शिवधारी संघ, जो इस बार बाबा धाम में जाने के लिए 54 फीट लंबा कांवड़ियां लेकर के सुल्तानगंज पहुंचा था। इस दौरान अजगैबीनाथ उत्तरावाहिनी गंगा में स्नान करते हुए अपने 54 फीट के विशाल कांवड़ की पूजा पाठ करते हुए ढोल बजा करके गाजा बजा के साथ नाचते झूमते हुए देवघर बाबा धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान पटना सिटी के कांवड़ संघ के अर्जुन कुमार सिंह एवं विनोद कुमार ने बताया है कि कई सालों से 54 फीट का कांवड़ लेकर के बाबा भोलेनाथ का प्रसन्न करने के लिए हम लोग जाते हैं। संघ से जुड़े सदस्यों ने बताया है कि इस कांवड़िया का वजन लगभग 600 किलो के आसपास है। इसके लिए 800 लोग बारी बारी लेकर के देवघर नाचते झूमते हुए जाते हैं। उन्होंने बताया है कि हमारी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बाबा से देश में शांति और समृद्धि की प्रार्थना करना है। दोस्तों बात करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर वैसे तो सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा रही है, जहाँ लोग अपने घरों या फिर सार्वजनिक स्थानों पर इस अवसर पर तिरंगा फहराते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन इस बार बिहार में तिरंगा फहराने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के देश भर में हो रहे आयोजनों की पूर्णाहुति इस 15 अगस्त को होना है। इस अवसर पर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि झंडा फहराने के लिए अधिकतम 1000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS के दहशतगर्दियों के निशाने पर है, लेकिन अब उनके साथ भाजपा के कई नेताओं पर हमले की आशंका जताई जा रही है। इनमें कुछ बिहार के नेता भी जुड़े हुए हैं। इसका खुलासा खुफिया एजेंसी IB ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए लेटर के अनुसार
कहा गया है कि 14 जुलाई को इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत के कवर पेज को शेयर किया गया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। जहाँ वॉइस ऑफ खुरासन पत्रिका ने अपने नए एडिशन में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के खिलाफ हमले की बात को लिखा है। जहाँ इस बात के सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के बीच हरकंप मच गया है। जहाँ इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से बिहार में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी के साथ ही रेल पुलिस को सभी आवश्यक एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। या किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा और उसके उपाय पर पहले से फोकस करने को कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि 14 जून को लॉन्च हुए अग्निपथ योजना को लेकर के देश के कई राज्यों में बहुत बवाल हुआ, जहाँ खास तौर पर बिहार, राजस्थान में। इसके बाद अब एक बार फिर से ये योजना विवादों में घिर गई है। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्ष ने केंद्र सरकार को निशाना बनाया है। विपक्ष ने सरकार पर सेना में भर्ती के दौरान जवानों की जाति पूछने को लेकर के निशाना साधा है। इस मामले के बाद सेना में भर्ती के लिए जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भारतीय सेना के अधिकारी ने सफाई दी है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई भी खास बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि जाति, धर्म इत्यादि जैसे सर्टिफिकेट भर्ती के दौरान सेना में हमेशा से मांगे जाते हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और उनके कट्टर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने मंगलवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि सेना की बहाली में जाति धर्म पूछने की क्या जरूरत है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा कि सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। या संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी जिला के नानापुर थाना क्षेत्र की बहेरा जाहिदपुर गांव में 15 जुलाई को दो गुटों के बीच चाकूबाजी मामले में कथित तौर पर नुपुर शर्मा के समर्थक होने पर अंकित कुमार झा नामक युवक को चाकू मार करके जख्मी करने का मामला पुलिस की जांच में झूठा साबित हुआ है। प्रार्थना में कहीं भी नुपुर शर्मा का जिक्र नहीं है। जब पुलिस की जांच के बाद एसपी हरकिशोर राय ने मंगलवार को बताया है कि जख्मी अंकित झा के भाई आशीष कुमार झा के लिखित बयान के आधार पर नानापुर थाने में 16 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई है। उस प्राथमिकी में कहीं भी नुपुर शर्मा के समर्थक होने को लेकर के हमले की बात सामने नहीं आई है। जख्मी युवक के नुपुर शर्मा के समर्थक को लेकर के हमले की बात कुछ मीडिया में आई थी, जिसकी जाँच कराई गई। पुलिस पर फर्द बयान बदलने का आरोप सही नहीं है। पुलिस के अनुसार जिस जगह दो गुटों के बीच विवाद में हमले की बात कही गई है वहां नशे का अड्डा था, जहां नशे को लेकर ही हमले का ये मामला सामने आया है। उधर नानपुर पुलिस ने ग्रामीण विजय शाह के शिवालय में स्थित दुकान से 3 क्विंटल भांग बरामद किया है। इस मामले में भांग विक्रेता अजय शाह और उसकी मां उर्मिला देवी को गिरफ्तार किया है। चाकूबारी में बुरी तरीके से जख्मी अंकित झा का डीएमसीएच दरभंगा में इलाज चल रहा है। उसके परिवार के सभी सदस्य घर में ताला लगा करके इलाज कराने दरभंगा में चले गए हैं। गाँव में दो गुटों के बीच तनाव को देखते हुए पुलिस टीम कैंप कर रही है। अंकित के पिता मनोज झा ने आरोप लगाया था कि उनका बेटा पान की दुकान पर पान खाने के लिए गया था। दुकान के बगल में खड़ा होकर के वह अपने मोबाइल पर नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था। इसी दौरान मोहम्मद बिलाल अपने साथियों के साथ आया। वह अंकित के नुपुर का वीडियो देखने पर गुस्सा हो गया और चाकूबाजी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस की खबर में ये बात बिल्कुल झूठी है, अफवाह है। आप इन बातों को बिल्कुल भी विश्वास ना करें। पुलिस के अनुसार ये मामला धार्मिक नहीं बल्कि नशे को लेकर के हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजना के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों की कार्यकाल के पहले बिहार में अति पिछड़ा वर्ग छात्रावासों की संख्या केवल 3 थी। हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। आज 9 छात्रावासों का शिलान्यास हुआ है और उन्हें ये बताया गया है कि 23 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जहाँ वहीं 6 छात्रावासों का निर्माण कार्य 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके अलावा 9 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय के निर्माण का शिलान्यास भी किया गया है। जब बचे हुए कन्या आवासीय +2 विद्यालय के निर्माण की विभागीय स्तर पर तैयारियां चल रही है। इसका निर्माण कार्य भी अगले 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अन्य पिछड़ा आवासीय विद्यालय का निर्माण तेजी से हो, काम तेजी से होगा तो फिर पिछड़े और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सब लोग पढ़े और आगे बढ़े, इसी को ध्यान में रख करके ये काम किया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार महंगाई के मुद्दे पर घेर रही है। कल भी संसद में कांग्रेस ने ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और फिर महंगाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान एक महिला सांसद गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करती दिखी। जब महिला सांसद ने बाहुबली स्टाइल में सिलेंडर को उठाई और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया। महंगाई और अन्य कई जरूरी खाने पीने की चीज़ों को जीएसटी के दायरे में लगाए जाने का विरोध में इन सांसदों ने सरकार पर हमला बोला। जहां इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और लिखा गया था कि दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, जहां वे कैसे जीवन यापन करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी खबर है। सरकार ने इस योजना में अब तक कई बदलाव कर दिए हैं। अगर आपको भी इस योजना का लाभ मिलता है तो फिर फटाफट इससे जुड़ा बड़ा काम कर लें, वरना फिर आपकी अगली किस्त अटक जाएगी। अगर आपने भी अब तक इस योजना के तहत ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो फिर जल्द कर ले, क्योंकि ई-केवाईसी की लास्ट डेट करीब है। केंद्र सरकार ने अब इस योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इसके लिए 31 जुलाई की डेडलाइन तय की है। जहां पीएम किसान पोर्टल पर इसकी जानकारी दी गई है। पीएम किसान वेबसाइट पर एक फ्लैश के अनुसार सभी पीएम किसान लाभार्थी के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 31 जुलाई 2022 है। गौरतलब है कि इससे पहले इसकी डेडलाइन 31 मई 2022 थी। ऐसे में अगर आपने भी अब तक ई-केवाईसी नहीं किया है तो फिर आज ही कर लें। सरकार अब इसकी डेडलाइन बढ़ाने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं कि ई-केवाईसी के बिना आपकी अगली किस्त अटक सकती है, आपको अगली किस्त नहीं मिल सकती है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 1,29,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। हर एक जिले से शिक्षा विभाग को जिलेवार तरीके से खाली पड़े पदों की संख्या भेजी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा मधुबनी और समस्तीपुर में शिक्षकों की बहाली होनी है। दोस्तों बात करते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार अनाज पर जीएसटी लगाया गया है। साथ ही दूध से बने कई पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया है। जहाँ राजधानी पटना से सटे बिहटा में भी दही, लस्सी, छाछ, चावल और आटा की कीमत बढ़ गई है। जहाँ खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से लोगों में खासा रोष है, गुस्सा है। बिहार के लोगों का कहना है कि देश में महंगाई बढ़ रही है और उसी समय में अनाज सहित अन्य सामानों को जीएसटी के अंतर्गत लाना उचित नहीं है। जहाँ सरकार को खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने से पहले एक बार फिर से सोचना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 10वीं 12वीं पास के लिए 1380 पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्तियां असम राइफल के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जब पदों के विवरण के बारे में बात करें तो असम राइफल ने 1380 ब्रिज एंड रोड क्लर्क, धार्मिक शिक्षक, आमरर, धोबी आदि पदों के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें योग्यता के बारे में बात करें तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। इसमें आयु सीमा के बारे में बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल जबकि अधिकतम आयु सीमा 23 साल निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट और मेडिकल टेस्ट और लिखित एग्जाम द्वारा होगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।